क्लास 6 शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था चैप्टर फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट सिविक्स में, और हमने लास्ट वीडियोस में जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। तो सबसे हाइट में सबसे टॉप में कौन सा गवर्नमेंट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री को देखता है। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होता है, जो स्टेट को देखता है। फिर थर्ड लास्ट में होता है लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल्स मतलब पंचायत, गांव होती है तो उसमें पंचायत, म्यूनसिपल, शहर होती है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। तो इस तरह से लेवल वाइज सबसे टॉप में सेंट्रल, सेकेंड में स्टेट और उसके बाद लोकल। तो लोकल किसके अंदर आता है? स्टेट के अंदर। स्टेट किसके अंदर आता है? सेंट्रल के अंदर। तो इसी तरह से लेवल हिसाब से लेवल वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी तरह से गवर्नमेंट्स जो है अपने पावर्स को उन्होंने शेयर किया है ताकि हर एरिया जो है ईजिली कंट्रोल हो सके, रूल हो सके और सारे लोग की प्रॉब्लम जो है और सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके गवर्नमेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स की गवर्नमेंट्स जो है टाइप्स के कैसी कैसी इसकी कितनी टाइप्स होती है। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। सो ओवर हियर वी विल डिस्कस ओनली टू, मोनार्ची एंड डेमोक्रेसी। तो जो गवर्नमेंट्स है कैन बी डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स सच एज डेमोक्रेसी एंड मोनार्ची डिपेंडिंग अपॉन हु गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू मेक एंड एनफोर्स लॉ। और उस पर डिपेंड होता है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए किसने पावर दिया गवर्नमेंट को और कौन रूल कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेमोक्रेसी पे सबसे पहले जाते हैं। डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी द पीपल ऑफ द कंट्री होल्ड द रियल पावर टू रन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में जो होता है जनता जो होती है, पीपल्स जो होते हैं वो ही कंट्रोल करती है, क्योंकि रियल पावर जो होता है, रियल जो पावर्स है वो किसके पास है? वो जनता के पास है, क्योंकि जनता उनको वोट देती है, वोट देके चुनती है। फिर वो जनता ने जिसे वोट दिया सबसे ज़्यादा, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव, एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो गवर्नमेंट को रन करता है। किसके बिहाफ में? हमारे बिहाफ में, क्योंकि हमने उसको चूज़ किया था, इसीलिए उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहते हैं। However, they do not participate directly in the process. Instead, they elect the representative to form the governments. These representatives makes law on behalf of the people. जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि जनता खुद पार्टिसिपेट नहीं करती, वो खुद जाके चुनाव में खड़ी नहीं होती है, वो चुनाव में वोट बस, हाँ, वो वोट देने जाती है कि उनके लिए जो खड़ा है, जो बंदा अच्छा है, जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से सबसे अच्छा कौन होगा देश को चलाने के लिए, उनके एरिया का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। इसी हिसाब से एरिया वाइज में लोग खड़े होते हैं और उसको फिर जनता उसे वोट देती है। फिर वो जीतने के बाद फिर वो हमारे ही लिए काम करते हैं, क्योंकि हमने उनको वोट देके जिताया था, और जो भी रूल्स बनाएंगे वो हमारे बिहाफ में बनाएंगे कि हमारे लिए सही कौन सा है। तो इसी तरह से जनता ही कंट्रोल कर रही है। अगर वो गलत काम करेंगे तो जनता ही फिर उनसे पूछेगी कि आपने ऐसा कैसे काम गलत कर दिया, क्योंकि फिर से जब वापस इलेक्शन होगा तो जनता क्या करेगी? उनको वोट नहीं देगी, फिर वो हार जाएंगे, फिर किसी और को वो बैठाएगी। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो जिनको जनता चूज़ करके उनको कैंडिडेट को वोट देती है, जिताती है, तो उसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये आंसरेबल होते हैं, मतलब जवाब देना पड़ता है जनता को कि जो भी डिसीजन लिया उन्होंने सही है या गलत है, तो गलत क्यों डिसीजन लिया, ये सभी उन्हें जवाब देना पड़ता है। सो ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ दिस गवर्नमेंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, क्योंकि हमने इसको रिप्रेजेंट किया था अपने एरिया के हिसाब से, किसी एक को चुना था, तो हमारे एरिया को वो रिप्रेजेंट करता है, तो उसी टाइप्स के गवर्नमेंट्स को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि आपकी क्लास जो है 6th क्लास मान लेते हैं कि क्लास 6 में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपको जैसे टीचर्स चले जाने के बाद कोई तो होना चाहिए क्लास को कंट्रोल करने के लिए। तो आपके क्लास में से किसी एक को टीचर्स ने चूज़ किया, एक या दो को मॉनिटर बना दिया, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर आपसे भी पूछा गया कि ये मॉनिटर सही है या नहीं क्लास के लिए, तो आपने भी बोला कि नहीं ये सही है हमारी क्लास के लिए, तो नंबर 1 कौन होगा, नंबर 2 कौन होगा, या फिर आप वोटिंग कर लो, ज़्यादा बेटर है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। तो 2-3 खड़े हो जाओगे और वोट करोगे, तो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिला तो वो क्या बन जाएगा? मॉनिटर बन जाएगा क्लास का, और जिसको कम वोट मिला वो सेकंड मॉनिटर बन जाएगा। तो इसी हिसाब से वो क्या बन गया? क्लास का मॉनिटर।
अब क्लास में टीचर्स अगर बाहर चली जाती है कोई काम के लिए तो आपको खड़ा कर दिया जाता है कि आप देखो। तो इससे क्या हो गया कि वो आपको खड़ा करके आपको वहाँ छोड़ के गए। तो आप क्लास को कंट्रोल कर रहे हो, तो आप अगर वहीं पर ही कुछ प्रॉब्लम होती है क्लास के अंदर, ठीक है, तो आपको अगर प्रिंसिपल बुलाएंगे तो प्रिंसिपल पूरी क्लास को नहीं बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? प्रिंसिपल मॉनिटर्स को बुलाएंगे, क्योंकि मॉनिटर क्या है, वो पूरी क्लास को, क्लास 6 को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लास 6 की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए प्रिंसिपल को पूरी क्लास को नहीं बुलाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर को बुलाएंगे और मॉनिटर ही डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स क्या है क्लास के अंदर। तो इसी तरह से हर एरिया में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वहाँ पर जनता, उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारे एरिया के लिए सबसे अच्छा काम कौन करेगा, हम उन्हीं को वोट देंगे। तो वोट देने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो उस एरिया को वो रिप्रेजेंट करेंगे, उस एरिया के लिए जो खड़े थे वो एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जहाँ पे मीन्स पावर्स ऑफ पीपल। तो इज कंट्रोलिंग डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जनता ही कंट्रोल कर रही है, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो गवर्नमेंट है मोनार्ची। मोनार्ची मतलब किंग या फिर क्वीन, राजा, जो होल्ड करता है पावर को, डिसीजन लेता है, खुद डिसीजन लेता है, जनता से नहीं पूछता है कि आपको क्या चाहिए, उसे जो सही लगता है वो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से वो हो गया राजा। The monarchy may consult a group of people to discuss matters. However, the final decision-making powers lies with the monarchy. Also, the monarchy does not stand accountable to the people of their decisions and actions. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मोनार्ची जो है वो मे कंसल्ट, में मतलब शायद वो अपने कुछ ग्रुप के लोगों से जो बैठे रहते हैं उसके राजमहल में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन लेने का अधिकार है सही या गलत, हाँ या ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसका रहता है? किंग का रहता है। अब वो सही था या डिसीजन गलत था वो जनता उससे नहीं पूछेगी, ना वो जनता को जवाब देगा, क्योंकि किंग जो है किसी को जवाब नहीं देता है। ठीक है, मोनार्ची तो वो अकाउंटेबल नहीं होता है कि जनता जो है उसे पूछेगी कुछ भी और वो उनको जवाब देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। यूनिवर्सल, पूरा यूनिवर्स, अडल्ट मीन्स हमारे गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड 18 ईयर्स रखा गया है अभी, कि जो 18 ईयर्स हो जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वो बड़े हो गए, अपना फैसला, अपना डिसीजन वो खुद ले सकते हैं। द पर्सन कैन टेक देयर ओन डिसीजंस, अब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। फ्रेंचाइजीज का मतलब होता है राइट टू वोट, उसको वोट देने की अधिकार हो गई है, राइट टू वोट, तो वो अब वोट देने का अधिकार हो गया कि वो 18 ईयर्स का हो गया। तो ये है अभी राइट टू वोट, मतलब अब वो वोट देगा। तो 18 ईयर्स होने के बाद आपके पास अधिकार है कि आप वोट दो, आप जिसे चाहो वोट दे सकते हो। So the elected representative them make and enforce law on behalf of all the citizens. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट, जहाँ पे जनता जो है रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है। कैसे चूज करती है? वोट दे के, इलेक्शंस में। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब जो इलेक्टेड जिसको हमने वोट दे के जिता दिया, अब वो क्या करेगी? वो गवर्नमेंट बनाएगी, हमारे रूल्स बनाएगी, ताकि वो रूल्स जो है हम उसको फॉलो करें और ईजिली जो समाज में लोग रहते हैं, जो स्टेट में, जो कंट्री के अंदर, वो रूल्स फॉलो करें और उसको अच्छे से माने, और ताकि सभी लोग सही से रहे, जहाँ पे कोई परेशानी ना हो, लोगों को कोई बदमाशी ना हो, इसके लिए रूल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। Now, however, government cannot call itself a democracy if it does not provide the right to vote to all the citizens who are 18 years of age or above in the country. The right to vote that all adult citizens of the country hold is called adult universal adult franchise. अब कहा जाता है वो गवर्नमेंट, उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, जो गवर्नमेंट अपनी जनता को जो 18 साल की हो जाती है, 18 साल की हो जाते हैं और उनको राइट नहीं देते, वोट देने का अधिकार उनके पास अगर नहीं होती है, तो वैसे गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो डेमोक्रेटिक
नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनता को अधिकार दिया ही नहीं है। तो फिर राइट टू वोट मतलब जब जनता के पास राइट वोट देने का अधिकार है, सभी जनता को अडल्ट कितना 18 ईयर्स होने के बाद सभी के पास अधिकार है, तो उसे हम कहते हैं उससे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इन इंडिया इट इज़ ऑल्सो इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल्स। इंडिया में बहुत लंबा स्ट्रगल चला था लोगों ने, ताकि उनको राइट मिले, राइट टू वोट, ताकि उनको राइट वोट देने का अधिकार मिले, और फिर वो भी चुनाव में खड़े हों, वो भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़े हों ना। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश इंडिया पे रूल करा था, द ब्रिटिश डिस्करेज, उन्होंने हमेशा इंडियंस को डिस्करेज किया कि नहीं, आपके पास कोई काबिलियत नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है। इसी तरह से कभी भी इंडियंस को उन्होंने इंडियंस को आगे आने का मौका नहीं दिया, ताकि वो कंट्री को रूल करे जब तक वो ब्रिटिशर्स इंडिया पे थे। ओनली द मैन विथ वेल्थ वे अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, whereas women, the poor and the people who have no property were not allowed to cast their vote। फिर बाद में जब इंडियंस लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी और उनसे अपना डिमांड माना कि हमें अधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तब उन्होंने क्या किया कि जिसके पास पैसे थे, जो पैसे वाले थे, तो पैसे वाले को अधिकार दे दिया कि ठीक है आप वोट दे सकते हो, सिर्फ पैसे वाले को, वेल्दियर मीन्स पैसे वाले को अधिकार दिया। वेयरएज वुमेन्स एंड पुअर्स, वुमेन्स को और पुअर को, जो गरीब थे और जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं था, उनको अधिकार नहीं था कि वो वोट नहीं देंगे, उन्हें अलाउ नहीं था कि वो वोट नहीं देंगे। इस तरह से व्हेन इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस, लेकिन इंडिया जब आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स से और ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चला गया, तब हमारे इंडियंस ने हमारे लोगों ने सभी के लिए राइट टू वोट, सभी लोगों के लिए, भले वो अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, सभी, बस ये था कि वो 18 ईयर्स होना चाहिए, उसके लिए फिर सभी को राइट्स मिला गया कि वो वोट दे सकते हैं। आपका चैप्टर्स जो है ख़त्म हो गया, बहुत छोटा चैप्टर्स था। नेक्स्ट क्लास में लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे देखोगे इन्फोर्स मतलब लागू करवाना, टू इंश्योर द लॉ और रूल्स आर ओबेड, ताकि देखा जाए कि जो रूल्स बनाया गया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। द गवर्नमेंट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हमने वोट दिया था, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो पॉलिसी बनाए, रूल्स बनाए, और रूल्स अगर फॉलो नहीं हो रहा तो एक्शन लिया जाए उसके खिलाफ। और गवर्नमेंट देखे कि देश को हम आगे कैसे ले जा सके, ये सारा काम करती है, उसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं। मोनार्ची, जहाँ पे हेड जो होता है किंग और क्वीन होती है, राजा या फिर रानी होती है, उसे हम लोग उस गवर्नमेंट को बोलते हैं मोनार्ची। और ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू वोट सभी को होती है, अगर वो 18 ईयर्स है या फिर 18 ईयर्स से ऊपर है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चैप्टर्स वीडियो देखेंगे, फिर आप चैप्टर्स को रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ साथ आप जो है काम कंप्लीट करें, पेंडिंग में कुछ नहीं रखना। अभी तक मेरे पास जो नोटबुक्स हैं 6A और 6B, मोस्टली बहुत ही कम नोटबुक्स आई हैं, तो अपनी नोटबुक्स जो बेटा कंप्लीट जितना होता है, चैप्टर 2, 3 जितना होता है, वो करने के बाद आइदर वेडनेसडे या फिर सैटरडे आके सबमिट करवाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लिखा जा रहा है कि कौन से बच्चे की नोटबुक्स आ रही है, किसकी नहीं आ रही है, तो इसी तरह से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने नोटबुक कंप्लीट करें और सबमिट। अगर आसपास रहते हो रतन करके तो प्लीज़ आके सबमिट करवा लो, चेकिंग करवा लो, और कोई डाउट्स भी है तो आप क्लियर करवा लेना। ठीक है।